बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफी का क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो जितने बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा भारत स्थिति के बारे में, यानी कि हम अपने इंडिया के बारे में, अपने भारत के बारे में बेसिकली बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर आज जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है और कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में इसको हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो एक बार जितने बच्चे फर्स्ट टाइम जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और उनके भी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है मिड टर्म का जो एग्जाम का जो डेट शीट है वो आ चुका है। तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। जितने बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए ये वीडियो भारत स्थिति। यहाँ से देखो एमसीक्यूज में क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आप जानोगे वो आपके ना जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज अच्छे से याद हो गई तो आप इन फ्यूचर भी, आपको उसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे भारत स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम अपने इसकी एक झलक देख लेते हैं कि भारत ओवरऑल है क्या। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम इसके डीप में जाकर बात करेंगे। ठीक है, इधर आप देखो यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है, यहाँ पे दिया गया है भारत के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक सेकेंड देखो क्या कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वन लाइनर है, वन एमसीक्यूज में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या कहोगे, सर भारत का जो क्षेत्रफल है, जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। बहुत ही अच्छा ये है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में हाईलाइट करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें आगे पूछा गया हमसे कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, हमारे वर्ल्ड मैप में, हमारे विश्व के मानचित्र में जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से 1 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है क्या, कि हमारा भारत विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अक्ष उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्ष उत्तर अक्षांश और 38 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 अक्ष पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम ना अपने मैप के थ्रू समझेंगे कि हमारे मैप पे जो भारत की जो स्थिति है, ठीक है, वो किस तरीके से दर्शाई गई है। तो एक बार हम अपने मैप की तरफ यहाँ पर चलते हैं कि मैप हमारा क्या कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। देखो ये जो रेखा आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो रेखा जो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, ठीक है, ये रेखा जो आ रही है इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा हम इसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जो रेखा हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ आता है, ठीक है, अगर आपको मैप आपने पढ़ा होगा तो उत्तर दक्षिण, और ये पूरा हो गया पश्चिम हो गया। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे ये मेरा मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये हमारा दक्षिण होता है। ठीक है, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा हो गया क्या, पश्चिम। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको कह रहा हूँ क्या, कि ऊपर से जो रेखा, यानी कि उत्तर से लेकर जो नीचे की तरफ आ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा आ रही है, ये वाली जो रेखा आ रही है, ठीक है, ये वाली रेखा, इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा आती है उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज और आपको गौर करना है क्या, कि ये जो 0 डिग्री की जो रेखा आप देख रहे हो, ठीक है, यानी कि जो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे आप ध्यान देना, जो रेखा इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो ये रेखा जा रही है, यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये वाली जो रेखा जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे हम इसको, भूमध्य रेखा। ये रेखा क्या करती है, तो हमारे जो विश्व को, हमारा जो विश्व है उसको 2 भागों में विभाजित
करती है, ठीक है। तो ये हमारा भूमध्य रेखा, कोई आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा क्या क्या होता है तो आप बता देना, ठीक है। देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी मैनर में आप उनको ये चीजें समझा सकते हो, ठीक है। एक बार हम पीछे आ जाते हैं, हमने क्या अभी तक यहाँ पर बात करी थी, देखो हमने क्षेत्रफल की बात कर चुके हैं, हम विश्व मानचित्र पर हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे थे कि इसका मुख्य भाग आप देखोगे 8 डिग्री 4 अक्ष उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्ष उत्तर अक्षांश, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर मैप पे आते हैं। अब यहाँ पर आप बताओ कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप कहोगे सर जो हमारा मैप में हमारा जो इंडिया है वो इस एरिया पे लोकेटेड है, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे जो है हमारा भारत क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे तो भारत लोकेटेड है, अब देखो यहाँ पे कुछ डिग्री मेंशन की गई है। अभी हमने क्या बात किया था कि हमारे भारत की जो स्थिति है हमारे विश्व मानचित्र पर किस तरीके से, तो ये जो एंडिंग पॉइंट आप देखोगे ये तट रेखा है, ठीक है। अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पता चल सकती है, ठीक है। तो वहीं पे हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुख्य भाग जो है 8 डिग्री क्या कहता है, 8 डिग्री से लेकर 4 अक्ष उत्तर, ठीक है। अब आप 8 डिग्री कहाँ पे आओगे, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 0 डिग्री मेंशन किया गया है। अब इस 0 से 8 हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि ये हमारा भारत का एक स्थिति हो गया। उसी तरीके से जितनी भी डिग्री मेंशन की गई है उत्तर पूर्व पश्चिम सारी दिशाओं को जोड़कर, तो ये हमारा भारत जो है कुछ इस तरीके से हमारा लोकेट होता है। तो इसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है क्या, कि इसका जो हमारी जो स्थिति है भारत की वो कितनी है। तो आप कहोगे सर हमारे भारत की जो स्थिति है वो हमारा, इसका जो मुख्य पार्ट है वो 8 डिग्री 4 अक्ष उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्ष उत्तर अक्षांश, ठीक है। एक तो ये चीज, उसके बाद 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 अक्ष पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में एग्जामिनर हमसे पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं, हमसे पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जिसको हम 23 डिग्री वाली रेखा बोलते हैं। अब ये कर्क रेखा क्या होती है, तो देखो हमारे विश्व को जो दो भागों में बांटती है उसको तो हमने भूमध्य रेखा का नाम दिया, लेकिन अब हमारे भारत को, हमारा जो इंडिया है उसको भी एक रेखा दो भागों में डिवाइड करती है, जिसको हमने कहा कर्क रेखा। कहाँ पे आपको समझना है कर्क रेखा को, देखो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कर समझ सकते हो कि कर्क रेखा होती क्या है। देखो कर्क रेखा यहाँ पे, ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। ये हमारा मैप हो गया, ठीक है, ये हमारा भारत यहाँ पर आ गया। अब देखो ये जो रेड कलर में जो लाइंस आ रही है ना, रेड कलर में आप देखो इस तरीके से लाइन जा रही है रेड कलर में, तो ये जो रेखा है ये हमारी कर्क रेखा कहलाएगी, ठीक है। इस रेखा को हम कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है क्या, एग्जामिनर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप कहो, आप क्या बताओगे, सर बताओ यहाँ पे कितने राज्य ऐसे हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। तो आप कहोगे सर पहले पे हमारा गुजरात हो गया, ठीक है, हमारा फिर राजस्थान से होकर ये रेखा गुजरती है, फिर हमारा मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद हमारा झारखंड हो गया 5 नंबर पे, फिर आप कहोगे पश्चिम बंगाल, 7 पे त्रिपुरा और 8 पे हमारा आता है सर मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों से हमारी जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा होती क्या है, तो आप कहोगे सर कर्क रेखा भारत को दो भागों, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कर्क रेखा क्या है, तो भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। अच्छा सर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप क्या कहोगे, सर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी याद कर सकते हैं क्या, इन जो 8 स्टेट है उसके आप नाम भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ट्रिक क्या दिया गया है कि कर्क रेखा वाले राज्यों को याद करने का तरीका, यानी कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है। जैसे कि ये दिया गया है हमारा मित्र पर गमछा झार, तो देखो सबसे पहले इससे हमारा मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा हो गया, उसके बाद प से हमारा पश्चिम बंगाल है ना। मैं इस तरीके से इधर लिख देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है।
ठीक है। हमारा ट्रिक क्या था, इसको याद करने का ट्रिक आप यहाँ पर नोट कर सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। यानी कि हमारा मित्र था, है ना, तो यहाँ से आपका मिजोरम हो जाएगा, क्लियर है। त्रिपुरा मित्र हो गया, उसके बाद पर, ठीक है, उसके बाद आपको कहना है पर, प से आप कहोगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद आप र से कहोगे राजस्थान, ठीक है, ये हमारा राजस्थान हो गया मित्र पर। अब आप कहोगे गमछा, ठीक है। ग से आप कहोगे सर गुजरात आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आप म से क्या कहोगे, मध्य प्रदेश कहोगे आप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे छ से छत्तीसगढ़, और इससे आपका हो गया झारखंड, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है इसको याद करने का, कि कर्क रेखा को याद करने का ट्रिक क्या, तो 8 राज्यों से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, यानी कि म से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। एक बार आप अपने फर्स्ट पेज पे आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि भारत के बारे में हम लोग जान रहे थे, जिसमें हमने अभी तक ओवरऑल क्या बात करी है, जिसमें हमने अभी तक ओवरऑल बात करी है क्या, कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है, हमने ये जाना। उसके बाद हमने जाना कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति कितनी है, तो ये कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। मुख्य भाग भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा को, भी हम लोग जान चुके हैं कि कर्क रेखा क्या होती है, इसको हम 23 डिग्री भी बोलते हैं, 23 डिग्री वाली रेखा। उसके बाद इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। किसका विस्तार, भारत का। तो भारत का कहोगे सर उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है इसका, तो 3214 किलोमीटर का है, ठीक है, ठीक है। ये अगर ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, ठीक है, तो इतने की यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर तक का विस्तार है, ठीक है। अगर ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, पूर्व पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2933 किलोमीटर तक की दूरी हमारी भारत की हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक चीज और नोट करना है, क्या, भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक की है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर भारत के बारे में बेसिक चीजें, छोटी मोटी चीजें एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर पूछता है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ा, देशांतर रेखाओं को पढ़ा, भूमध्य रेखाओं को पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिकली तीनों चीजों के बारे में यहाँ पर अच्छे से जानकारी मिल गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कर्क रेखा को जाना कि सर कर्क रेखा क्या होती है, तो भारत को दो बराबर भागों में जो रेखा डिवाइड करती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। अच्छा सर ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो भाई मेरे ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के आकार के बारे में, ठीक है। तो भारत के आकार की जब हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या, देखो आकार तो आप सभी को पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड में 7th रैंक पर है। लेकिन सर 7th से ऊपर भी तो कोई होगा, तो 7th से ऊपर 6 कौन कौन से हैं उसको भी आप लोग जान लो, क्योंकि एग्जामिनर ना टेढ़े दिमाग का होता है, वो कुछ भी पूछ लेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई क्षेत्रफल के हिसाब से जो अमेरिका है उसका स्थान कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भौतिक विविधता की हम बात करते हैं, ठीक है। हम भौतिक विविधताओं की जब बात करते हैं, भौतिक विविधता की, तो सबसे पहले आपको 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है, एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे, तो आपको याद रखना है क्या, कि उत्तर में हमारे पास ऊंचे पर्वत है, यानी कि हम देखेंगे ना जम्मू कश्मीर ऊपर की साइड देखेंगे तो बहुत सारे पर्वत है, पठार है, तो हम कह सकते हैं कि सर उत्तर में ना बहुत सारे ऊंचे पर्वत हैं।
सर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बहुत सारी नदियां हमारे पास है। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वर्षा से ढकी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। हमारे पास सर मरुस्थल में रेत का फैलाव बहुत ज्यादा है, ये भी हम देख सकते हैं। उत्तर में हम कहेंगे हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंद कुश और सुलेमान श्रेणी है, ये सारी चीजें हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में विशाल हमारे पास हिंद महासागर है। बोलो यहाँ किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की क्या स्थिति है। क्या कहा मैंने कहा कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में, किसमें? पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में हमारा भारत, हमारा जो इंडिया है, उसका रैंक क्या है? ठीक है, हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है? ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से संसार में भारत की क्या स्थिति है। तो 7वें नंबर पे है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब उससे ऊपर भी तो कोई होगा, अब कौन कौन है एक बार उसको जान लेते हैं। सर आप सबसे पहले कहोगे रूस के बारे में। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? रूस है भाई, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है इसका। दूसरे पे हमारा आता है वायरस यानी कि चीन। ठीक है, दूसरे नंबर किसके पास है? तो वायरस ने ले रखा है, यानी कि चीन के पास है सेकेंड पोजिशन। थर्ड है हमारा कनाडा, और फोर्थ पे आता है हमारा क्या? सर आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सुपर पावर हम बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो हमारे पास अमेरिका 4th नंबर पे है। 5 पे हम कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया है। 6 पे सर ब्राजील है। और 7th अगर मैं कहूँ तो 7th पे हम क्या कह देंगे? 7th पे हम कहेंगे सर हमारा 7वें नंबर पे हमारा भारत आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। 6 मतलब जो 6 देश है हमारे ऊपर, जो 6 देश है उन सबकी रैंकिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो हम बात करेंगे उपमहाद्वीप के बारे में। हम समझने वाले हैं क्या? हम यहाँ पर समझने वाले हैं उपमहाद्वीप के बारे में। ठीक है, अब सर ये उपमहाद्वीप क्या होता है? तो उपमहाद्वीप की जब बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीप का ही एक ये भाग है, एक बहुत बड़ा भाग आप बोल सकते हो, महाद्वीप का एक भाग है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उपमहाद्वीप क्या होते हैं, तो आप कहना सर किसी महाद्वीप का, आपको ध्यान रखना है, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, क्या क्या 3 चीजें नोट करनी है। क्या? भौगोलिक हो गया, सांस्कृतिक और आर्थिक। ठीक है, 3 चीजें आप नोट करोगे। सर भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, 3 चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, तो किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है। ठीक है, जो महाद्वीप से थोड़ा डिफरेंट पहचान रखता है 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से? भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। इन तीनों से अगर डिफरेंट पहचान वो रखता है महाद्वीप से, लेकिन उसके भूभाग में एक रूपता हो, ठीक है, उसका जो भूभाग हो वो समान हो, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, वो हमारा उपमहाद्वीप कहलाता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या? कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम। अब हमारे इंडिया के पास, ठीक है, हमारे भारत के, ठीक है, हमारे भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, हम इसको जान लेते हैं एक बार। तो हम कहेंगे सर हमारे पास उत्तर में ना, उत्तर पश्चिम में हमारे पास पाकिस्तान आ जाएगा। सर आप कहोगे उत्तर में नेपाल भी तो आता है और भूटान भी आता है। पूर्व में हम किसके पास चले जाएंगे? तो बांग्लादेश आ जाएगा हमारे पास। और हमारा मध्य में हमारा भारत स्थित है। तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हिंद महासागर। तो आप जब हिंद महासागर का नाम अपने, आपके माइंड में या आपके एग्जाम में आए, तो आपको एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि ये एक, भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम जो है, ठीक है, उसके देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जिस महासागर, देखो भारत को हिंद अर्थात हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, प्लस में एड ऑन क्या करोगे कि यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण, ठीक है, जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर, ठीक है, हिंद महासागर हुआ है। तो आपको ये चीजें 1 मार्क्स में एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तट रेखा अन्य किसी भी देश की तट रेखा से अधिक लंबी है। आपको मैप दिखाया था मैंने, है ना। तो ये जो तट रेखा कौन सी थी? इस तरीके से जो तट रेखा नीचे की तरफ जा रही थी हमारी, है ना, तो ये वाली तट रेखा की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है,
अब क्या कहता है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो एक बार बिल्कुल फोकस के साथ आपको समझना है। क्या क्वेश्चन को आप समझो, क्या कहता है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। भाई इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको समझना है। क्या कि देखो, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है ना। यानी कि हम हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप ये यहाँ पे 1600 किलोमीटर तक ये फैलाव है इसका, ठीक है। साथ ही साथ आप कहोगे सर पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ियां। पश्चिम में क्या अरब सागर, पूर्व में क्या बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण मध्य एशिया में हमारा हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण का एक दूसरा रीजन ये भी है कि हम भाई देखो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यूरोप के साथ जो हमारे जो यूरोप कैसा है विकसित राष्ट्र हो गया, तो उनके साथ जो हम रिलेशन है वो व्यापार को लेकर हो या अन्य तरीके से अन्य किसी भी तरीके से हो तो हम वो कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें ऐड करनी है। तीसरा पॉइंट आप क्या ऐड करोगे कि दूसरी ओर हमारे पास अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, हम जापान को ऐड करेंगे। सर ऑस्ट्रेलिया भी तो है, उसके साथ न्यूजीलैंड और अमेरिका आदि देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित, ठीक है, संबंध स्थापित करने में ये चीजें सहायक हो जाती है। तो ये चीजें आपको अपने आंसर में ऐड ऑन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अगला क्या आता है क्वेश्चन की भारत की लंबी तटरेखा के क्या लाभ है, ठीक है। जो भारत का जो आपको मैंने मैप दिखाया था जहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो लोकेटेड था, तो आपने तटरेखा देखी थी, तो उस तटरेखा का क्या लाभ है, क्यों भाई इसका लाभ क्या हो सकता है। तो आपको कहना है सर देखो बंदरगाह के पहला पॉइंट क्या मेंशन करोगे कि बंदरगाहों के विकास, क्या कहोगे सर बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है तथा रोजगार सृजन में भी सहायक होता है। व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध कराता है, ठीक है। क्योंकि नीचे का हिस्सा आपने देखा था ना कितना, मतलब कि जो उस मैप पे कितना एरिया हमने कवर किया था, तो ये क्या हम कह सकते हैं कि सर ये जलमार्ग के लिए जो व्यापार होता है उसके लिए सुविधाजनक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे सर अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप संपन्न पश्चिमी एशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे कि चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, और ठीक है तो जल मार्ग पर भारत से होकर गुजरते हैं। तो ये सारे जो है ना ये जो आपस में कहाँ से व्यापार करते हैं, तो भारत का जो तट रेखा है यहाँ से होकर निकल कर है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब हमारा आता है कि भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी, क्या कहता है कि भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा, पूर्वी भाग में हमारा क्या स्थित है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और पश्चिमी भाग में हमारा क्या स्थित है, तो हमारा गुजरात स्थित है। तो इनके स्थानीय समय में 2 घंटे का सर कहोगे अंतर है, ऐसा क्यों, ठीक है। मतलब कि एक तरफ अगर हम बात करें जो सूर्य उदय होता है तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का गैप क्यों है, ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको कहना है कि सर अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच जो लगभग है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। लगभग 30 डिग्री मतलब कितना, 2933 किलोमीटर का, ठीक है। इनका देशांतरीय ये अंतर है, ठीक है। देशांतरीय अंतर, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है ना। जैसे कि ये वाली रेखा ऊपर से जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा आती है ना, ये वाली जो रेखाएं थी, ठीक है, ये वाली जो रेखाएं थी। अब कहो कि देखो अब इस एक रेखा से, ठीक है, ध्यान देना है क्या कि मान लो इस एक रेखा से हमारे सूर्य को इस रेखा पर आना है, तो इसके बीच की जो दूरी कितने में वो तय करता है, तो 4 मिनट में। यानी कि 4 मिनट इसको लगेगा सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक आने में, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो सर कहोगे 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट का समय लगेगा। तो देखो 4 मिनट का समय लगता है और अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना था, 30 डिग्री था। तो 1 डिग्री को अगर वो सूर्य 4 मिनट में पूरा कर रहा है तो 30 डिग्री को कितने में करेगा, तो हम 30 को क्या करेंगे, हम 30 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 120, यानी कि 2 घंटे में 120 मिनट लगेगा सूर्य को। तो ये आपको ध्यान देना है।
क्वेश्चन पूछा था कि भारत का जो पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी भाग में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया, पश्चिमी भाग में हमारा गुजरात आ गया, तो इन दोनों के बीच जो समय अंतराल है, ठीक है, तो समय अंतराल कितना है, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है। तो आप कहोगे सर हमने अभी तक यहाँ पर बात करी कि देखो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और सूर्य को 1 डिग्री को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री को पूरा करने में सूर्य कितना टाइम लेगा? तो आप कहोगे सर 120 मिनट, ठीक है, और 120 मिनट कितना होता है? तो 2 घंटा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? सर 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ सकता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर पूछ लेगा, मैंने आपको क्या कहा कि जो एग्जामिनर है वो एड़ा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा क्या कि उष्ण कटिबंधीय, क्या पूछता है हमसे कि देखो उष्ण कटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप, ठीक है, मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों की नियति तय करता है। यानी कि नियति क्या, इसके अंदर आप कहोगे उनका मतलब ये करोड़ों जो भारतवासी है उनकी रोजगार का एक साधन है, उनके जीवन यापन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है कि कैसे, ठीक है, मतलब किस तरीके से उनकी नियति तय करता है। तो आप कहोगे सर तापमान, सबसे पहला पॉइंट तापमान और वर्षा जो है वो जलवायु के महत्वपूर्ण दो मुख्य तत्व है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि सर टेम्परेचर और हमारा क्या जाएगा, वर्षा, टेम्परेचर और जो रेन है वो हमारे क्लाइमेट के दो मुख्य तत्व है, हमारे क्लाइमेट के दो मुख्य पार्ट है ना। कि टेम्परेचर कब हाई होना चाहिए, अभी आप देखोगे गर्मी था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता था, है ना, फिर बीच में वर्षा बहुत सारी ज्यादा बारिश होने लगी तो दिल्ली डूब गई। तो इस तरीके से आप कहोगे सर तापमान और हमारा वर्षा क्लाइमेट के जलवायु के दो मुख्य पार्ट है। साथ ही साथ इनका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जीव जंतु व मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ता है, ठीक है। अब देखो अब टेम्परेचर हाई होगा या फिर अधिक वर्षा होगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा, हम लोगों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, वहां की जो मिट्टी के ऊपर, है ना, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी कभी कभी, ठीक है। तो कृषि पर आधारित उद्योग और उनसे जुड़े लोगों का भाग्य इन दो जलवायु तत्वों से जुड़ा होता है ना। ऐसे लोग जहां पर, ऐसे लोग जो ज्यादा कृषि से अपना घर चलाते हैं, कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए तो ये जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसीलिए आप हम कह मतलब इसीलिए आपको कहना है क्या कि ये कहना बिल्कुल ही ज्यादा करेक्ट हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों की नियति को तय करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हैदराबाद में आगे क्या हमसे पूछा गया है कि हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में दोपहर का सूर्य कभी शिरोबिंदु से उत्तर की ओर तथा कभी दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। क्यों? आप दिल्ली से कितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, है ना। दिल्ली से कितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करो फटाफट से। हमसे पूछा गया है कि हैदराबाद में जो दोपहर का जो सूर्य होता है वो कभी अपने शिरा बिंदु से उत्तर की ओर होता है तो कभी दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भाई दिल्ली क्या कुछ खास है क्या दिल्ली? तो क्यों है उसको जान लेते हैं। क्या कहता है कि सूर्य का आभासी संचरण कर्क व मकर के बीच होता है। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सूर्य वर्ष में 2 बार शिरा बिंदु पर उत्तरायण व दक्षायन परिगमन करते हुए रहता है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। उत्तर में होने के कारण यहाँ का जो सूर्य है वो शिरा बिंदु से दक्षिण की ओर ही रहता है। तो ये रीजन आपको पता चल गया कि किस लिए होता है ऐसा। देखो, है ना, जो सूर्य जो है वो वर्ष में 2 बार, ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर मैंने अभी समझा है तो हमारा चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको जैसा पूछा गया है वैसा आंसर किया गया है, आप उसको इस तरीके से याद करके रखो ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये भी याद रख लेनी है। क्या क्या कहता है कि भारत के वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कोई आपसे पूछे भाई कितने राज्य हैं भारत में? 28 है। सर कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9 है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है क्या कि अगस्त 2019 में, हाईलाइट कर लो, अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसको हमने समाप्त कर दिया।
ठीक है, और वहीं से हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर को समझा है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो एक बार इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जितना भी जो भी क्वेश्चन आपसे किया गया है उसका आंसर कर दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, है ना। और मिड टर्म के एग्जाम आपके आ चुकी है, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।